नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ जीएस में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और प्रस्तावना को जानने के बाद आखिर में जानेंगे कुछ बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। यह हमारे संविधान का एक परिचय है। जैसे आप लोगों ने कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, सबसे पहले वहाँ शुरुआत जो करते हैं प्रस्तावना से करते हैं। प्रस्तावना में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें ये बताती कि उस बुक या उस पुस्तक में क्या क्या दे रखा है। उसके एक संक्षिप्त में हमें एक हेडलाइन के तौर पे दिखाया जाता है कि इस बुक में ये चीज़ें दे रखी हैं। इसे प्रीफेस या प्रस्तावना या प्रेम्बल कहते हैं। इसीलिए संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने संविधान को व्याख्या करते समय बताया है कि संविधान की प्रस्तावना इसका परिचय पत्र है। संविधान सभा में संविधान बनाते समय पंडित ठाकुरदास ने कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये उसका काफ़ी सम्मानित भाग है और ये संविधान की आत्मा भी है और संविधान की कुंजी या आभूषण भी उन्होंने इसे कहा है। भारत के सबसे पहले हम संविधान प्रस्तावना की विषय वस्तु जान लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी प्रस्तावना को पढ़ने के उपरांत हमें यह ज्ञात होता है कि इसमें कुल 4 मूल तत्व हैं। पहला तत्व यह है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है। यह स्रोत भारत की जनता है, अर्थात भारत की जनता से ही उसे ये सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भारत की प्रकृति इसमें स्पष्ट होती है। इसमें कहा है कि भारत एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। आगे चलकर हम इन सभी शब्दों का अर्थ विस्तारपूर्वक जानेंगे। इसके बाद संविधान के उद्देश्य को भी बताया गया है कि ये संविधान क्यों बना है। तो उसका उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व बढ़ाने के लिए ही ये संविधान की स्थापना की गई है। और इसको लागू कब से किया गया है, तो इसको अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 में। तो इस प्रकार इसमें हमने देखा है कि कुल 9 शब्द ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले इन 9 शब्दों को जान लेंगे। वो 9 शब्द ये हैं। पहला है संप्रभुत्व, दूसरा है समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतांत्रिक, पाँचवां गणतंत्र, छठा न्याय, सातवां स्वतंत्रता, आठवां समता और नौवां है बंधुत्व या अखंडता। इन शब्दों पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संविधान सभा का जो स्रोत है वह आम जनता से ही निकल के आया है। इसलिए इस संपूर्ण संविधान को आम जनता पर भी लागू करना है और उनके द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा इसको लागू करवाना है। जहाँ तक संविधान की प्रस्तावना का स्रोत है तो इसका स्रोत अमेरिका से आया है। इसे अमेरिका की संविधान की सभा से देख के यहाँ लाया गया है, जिसे नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव थे वहाँ से भी इसे लिया गया है। उन 9 शब्दों के बारे में जानेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है संप्रभुत्व। इसका अर्थ है किसी देश के संप्रभुत्व का मतलब होता है कि वह अपने संपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम है। वह किसी का डोमिनियन नहीं होगा, ना किसी के अधीन होगा। वह अपने सभी तरीके के डिसीज़न लेने के लिए आत्मनिर्भर होगा। दूसरा है समाजवादी शब्द। इसे 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि समाजवाद यानी समाज के लिए कार्य करना और समाज में जो गरीबी, अपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता है इसको ख़त्म करना। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के समान माना गया है और इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है। तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। यह भी 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत की सरकार सभी धर्मों का समान रूप से पालन करेगी। वह किसी भी धर्म को ना तो प्रोत्साहित करेगी, ना किसी भी धर्म को अपनाने के लिए मना करेगी और वह किसी धर्म को
राष्ट्रीय धर्म नहीं घोषित करेगी। इसीलिए इसे आर्टिकल 25 से 28 तक भी वर्णित किया गया है। इसके बाद चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। इसका मतलब है जनता के हाथ में ही सर्वोच्च शक्ति होगी। हम जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से सरकार का निर्माण करेंगे। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ दो अर्थों में हो सकता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जहाँ जैसे स्विट्जरलैंड में है, वहाँ सीधे सीधे जनता किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को चुन भी लेती है और फिर वहीं उसे वापस भी बुला सकती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र काम करता है। यहाँ जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो सरकार बनाते हैं। बाद शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र का सीधा अर्थ यह है कि भारत में जो भी सरकार आएगी वो 5-5 वर्षों के लिए चुन के आएगी। उसका कोई भी ऐसा शासक नहीं होगा जो आनुवंशिक तौर पे जैसे राजा चुने जाते हैं, इस टाइप का उसका शासन नहीं होगा। जैसे अमेरिका में हर 5 साल में एक राष्ट्रपति आता है, माफ़ कीजिए 4 साल बाद राष्ट्रपति आता है, तो वहाँ कार्यकाल निश्चित होता है और कोई भी आम जनता का आदमी राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ का एक जो शासक है उसी का वंशानुक्रम का कोई व्यक्ति ही वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बने। इसके बाद छठा शब्द आता है न्याय। यहाँ न्याय को 3 अर्थों में देखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले सामाजिक अर्थ का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और समाज के सभी वर्गों को सुधार की स्थिति में लाया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या आपसी बात सरकार तक पहुंचाने की बात अधिकार हो। 7वां है स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि भारत के जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपने धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कानून के दायरे में हो। ऐसे सभी कार्यों को करने के लिए उन्हें छूट प्रदान होगी। इन्हें मूल अधिकारों में भी वर्णित किया गया है आर्टिकल 19 में। इसके बाद 8वां नंबर आता है समता का। समता संबंधी अधिकार भारत के मूल अधिकारों में दिए रखे हैं। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक वर्णित हैं। 14 में कहा है विधि के समक्ष समानता, 15 में कहा गया धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16 में कहा गया है एक लोक नियोजन के अवसर की समानता, 17 में कहा है कि अस्पृश्यता का अंत, 18 में कहा है उपाधियों का अंत। इसके बाद 9वां शब्द है बंधुत्व। इसका मतलब है भाईचारे की भावना। इसी को देख के या ध्यान में रखकर मौलिक कर्तव्य 51 का में जोड़े गए थे, जो 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, जिसमें इसका अर्थ देश के व्यक्तियों का सम्मान और देश की एकता और अखंडता बनाए रखना है। अब हम जानेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है, क्या यह संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। इससे संबंधित 2 वाद हैं। पहला वाद है 1960 का बेरोड़ीवाद, जिसमें कहा गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा प्रमुख वाद है केशवानंद भारती का वाद। इसमें तो बिल्कुल ही बात पलट दी गई। इसमें कहा गया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का ही हिस्सा है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वह परिवर्तन मूल ढांचे को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदी की कोई एक बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें शुरू में देखा होगा बुक में सबसे पहले प्रस्तावना दे रखी होती है और प्रस्तावना में बता रखा होता है कि इस बुक में या इस पुस्तक में क्या क्या है। तो उसमें कुछ संक्षिप्त में बातें कह रखी होती हैं। तो अगर उसमें जैसे कहा है कि इसमें हम मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानेंगे, तो ये तो उसका मेन स्ट्रक्चर हो गया। अब हम उस प्रस्तावना में ये नहीं कह सकते कि इसमें हम फिजिक्स के इस फॉर्मूले पर विश्लेषण करेंगे या गणित के सूत्र पर विश्लेषण करेंगे। तो ऐसा करने से उसकी जो मूल ढांचा है वही बदल जाएगा। तो कहने का मतलब मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, इस टाइप का हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। प्रस्तावना का सीधा सा अर्थ वही है कि कोई भी किताब, जैसे भारत का संविधान एक बहुत बड़ी किताब है, जो एक लिखित ऐसी संविधान है जो सबसे बड़ा संविधान है। तो जब इसे बनाया गया था तो सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में ये सोचा गया था कि इस संविधान में जो जो मेन और मुख्य तत्व हैं उनको हम प्रस्तावना के माध्यम से पेश किया जाए। इसीलिए इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। हम जानेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितनी बार संशोधन हुए। तो इसका जवाब है अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संशोधन में 1976 में, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आखिरी में संविधान की प्रस्तावना से जुड़े टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पहला क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि आपको जो हमने आपको 9 शब्द बताए थे इनको सीक्वेंस से लगाने का होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को क्रम से लगाएं, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष। आपको करना सिर्फ इतना है कि उसको सीक्वेंस में लगाना है। इस जैसे ये जो दे रखा है ये सीक्वेंस में नहीं दे रखा है, तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन में कौन सा शब्द या कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा समता, चौथा स्वतंत्रता। तो इसका आंसर से पहले आपको हमने बताया कि इस जो 42वां संशोधन हुआ था इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ अखंडता नहीं दे रखी, तो इसमें 2 ही शब्द हैं जो संशोधित वाले हैं। पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि कौन से वाद में प्रस्तावना को भारत का संविधान का हिस्सा माना गया है? पहला ऑप्शन है बेरुवाड़ी का वाद, दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती, तीसरा ऑप्शन है गोलकनाथ वाद, चौथा ऑप्शन है ए के गोपालन वाद। तो इसका जवाब होगा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती विवाद में प्रस्तावना को भारत के संविधान की मुख्य भाग बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया? ऑप्शन है पहला अमेरिका से, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। संविधान की मूल ढांचे का विचार कहाँ से आया है? ऑप्शन नंबर 1 है संविधान सभा से, ऑप्शन नंबर 2 है केशवानंद भारती वाद से, ऑप्शन नंबर 3 है बेरुवड़ी का वाद से, ऑप्शन नंबर 4 है इन सभी से। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती वाद से। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि केशवानंद भारती में मूल ढांचे के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 11 में, ऑप्शन नंबर 4 है किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 किसी भी अनुच्छेद में नहीं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से किसी भी अनुच्छेद में प्रस्तावना का वर्णन नहीं है। प्रस्तावना एक अलग से हिस्सा है जो भारत के संविधान निर्माण होने के उपरांत इसको संविधान में संयोजित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 सरकार धर्म विरोधी है, ऑप्शन नंबर 2 सरकार केवल एक ही धर्म का पालन करेगी, ऑप्शन नंबर 3 है हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और भारत की सरकार किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देगी बल्कि सभी धर्मों को समान संरक्षण करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। संविधान में कहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर 2 है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों में ही, और ऑप्शन नंबर 4 है कहीं नहीं। तो इसका आंसर सोचिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों में। प्रस्तावना में सबसे पहले ही उन्होंने बताया है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। इसके बाद नीति निर्देशक के जो डीपीएसपी के जो आर्टिकल नंबर 38 है उसमें भी यही बात दोहराई गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या प्रस्तावना 368 के अंतर्गत संशोधित हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 है हाँ, ऑप्शन नंबर 2 है नहीं, ऑप्शन नंबर 3 है संसद तय करे, ऑप्शन नंबर 4 है हाँ परंतु कुछ मूल ढांचों के अनुरूप ही कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कर सकती है लेकिन एक निश्चित सीमा के भीतर, जिससे उसके मूल ढांचे में परिवर्तन ना आए। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है?
ऑप्शन नंबर 1 है 1 बार, ऑप्शन नंबर 2 है 2 बार, ऑप्शन नंबर 3 है 3 बार, ऑप्शन नंबर 4 है 4 बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बार। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 1976 में 42 संशोधन के द्वारा, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप अपनी कोई भी क्वेरी या कोई भी बात जो आप कहना चाहें मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।